Yes, today we are going to study about the another protein synthesis inhibitors named as chloramphenicol. And in the previous classes we have studied the tetracycline and the glycycline, and in which we study in which we see their mechanism of action, which mainly binds on the 30S subunit of ribosome and inhibit their protein synthesis, and that's why they can decrease the effectivity or the pathogenetic effect of the bacteria. And in this section we can study in these drugs or chloramphenicol which normally bind to the 50S subunit of the ribosome. जैसे समझते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग पढ़े थे इसके पहले कि जो राइबोसोम है उसका 2 यूनिट होता है, 2 सब यूनिट होता है, ठीक। ये है 50S, ये है 30S सब यूनिट और ये है mRNA। तो जो क्लोराम्फेनिकोल होता है वो नॉर्मली जो बाइंड करता है वो इस पे करता है, 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे ये बाइंड करता है। और वो अगर बात जैसे समझते हैं, ये रिवर्सिबली क्या करता है ना कि वो एक इंजाइम होता है इसमें, उस इंजाइम का नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज इंजाइम। दिस पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज इंजाइम कैन बी this peptidyl transferase enzyme can be inhibited by, or it normally which can we can say that it can reversibly inhibited by this chloramphenicol. it inhibit what peptidyl transferase। जब peptidyl transferase inhibit हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्या नहीं होने देगा, which normally interfere with chain elongation, which chain, peptide chain elongation can be hampered and which is responsible for protein synthesis inhibition। तो ये क्या करता है कि नॉर्मली जब भी हम कहते हैं कि बैक्टीरियल राइबोसोम पे ये बाइंड करता है, लेकिन मान लीजिए कि जो हमारा जैसे जो बैक्टीरियल राइबोसोम है और जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम है, इस दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि वो भी जो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं, और जो हमारे में जो राइबोसोम है और हमारे मीन्स जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल ऑर्गेनल्स में जो राइबोसोम है उसके एकदम सिमिलरिटी है, वो भी 70S और ये भी 70S राइबोसोम है। तो जब अगर मान लीजिए अगर हाई डोज में अगर हम लेते हैं, अगर इसका डोज अगर हाई है क्लोराम्फेनिकोल का, तो वो क्या करता है, वो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम है उसके सब यूनिट 50S सब यूनिट से वो बाइंड करता है। जब वो उससे बाइंड करेगा तो हमारे बॉडी में अगर ये इसका साइड इफेक्ट के तौर पे अगर हम समझते हैं तो वो हमारे बॉडी में क्या करेगा, वहाँ भी यही प्रोटीन का सिंथेसिस का इनहिबिशन करा देगा यूकैरियोटिक्स में। ये किस में कराएगा, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम में, ठीक। और इनहिबिट करा देगा क्या, हाई डोज में अगर हम इसको बात करते हैं, हाई डोज में अगर लेते हैं तब, और एटीपी सिंथेसिस को भी ये हैम्पर्ड करा देगा। तो ये जब दो चीज़ अगर होगा तो इसके चलते, और सिस्टेमिक साइड इफेक्ट जैसे कह सकते हैं, इसके चलते क्या होता है, बोन मैरो का सप्रेशन होता है, और बोन मैरो सप्रेशन के चलते इसकी मैक्सिमम साइड इफेक्ट और जो भी इसका हार्मफुल इफेक्ट है वो शो करता है। इसलिए हम अभी क्या कि प्रेजेंट टाइम में ये बहुत, जैसे मार्केट में जैसे यूएस मार्केट है और जैसे इंडिया में भी, अच्छा अन्य जगह पे इसको बैन कर दिया गया, और चाहे इसका जो यूज है वो बहुत कम कर दिया गया, चाहे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और जैसे पहले जो ये ड्रग था नॉर्मली वो यूज किया जाता था इंटेरिक फीवर के लिए, इंटेरिक फीवर का वो ड्रग ऑफ चॉइस था। लेकिन अभी के मतलब टाइम में अगर हमको इसको यूज करना है तो नॉर्मली अभी के टाइम में यूज हम कब कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन है तो मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन में अगर हम सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं, अगर वो सेफ्ट्राइक्सोन से अगर वो सही नहीं, और चाहे वो पेशेंट क्या है कि सेफ्ट्राइक्सोन रेजिस्टेंस है, और चाहे जो इन्फेक्शन हुआ जिस बैक्टीरिया का वो सेफ्ट्राइक्सोन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, इस दवा को क्लोराम्फेनिकोल को हम यूज कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट मॉडलिटी के लिए तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज से बाइंड किया, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज से बाइंड करेगा तो पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। जब पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा,
कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो ये सब चीज़ हम देखें, आपको नॉर्मल ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब इसका हम सिंपल सा समझेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स जो, और इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, इसका मेन हमें ध्यान रखना है इसके एडवर्स इफेक्ट पे, और आप बात कर सकते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के ऊपर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जैसे कि ग्लूकोनाइजेशन जब पढ़ेंगे रिएक्शन नियोनेट्स में, तो इसका एक सीवियर साइड इफेक्ट है जैसे ग्रे बेबी सिंड्रोम। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्रे बेबी सिंड्रोम ये डेवलप करता है और क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको आईवी रूट से देते हैं, और ये हमारे बॉडी में बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको कहते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और ये हमारे मतलब कह सकते हैं कि ये CSF में भी ये जा सकता है, और CSF में जाएगा और वहाँ में भी कुछ थेरेपेटिक इफेक्ट भी शो करेगा। लेकिन क्या है कि जो क्लोरामफेनिकोल है, इसको अब ले रहे हैं, तो इसके मेटाबॉलिज्म के लिए वो कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। इसका होता है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, और ये मेटाबोलाइज होके एक अनदर प्रोडक्ट बनाता है, इनएक्टिव प्रोडक्ट। और इस इनएक्टिव ग्लूकुरोनाइड होता है, इनएक्टिव ग्लूकुरोनाइड होता है, ग्लूकुरोनाइजेशन होता है। और जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तब इसको यूरिन के रास्ते इसको क्या किया जाता है, एलिमिनेशन किया जाता है। तो ये नॉर्मल छोटा सा है। और मान लीजिए कि अगर ये पहले जो ये मेटाबोलाइज हो रहा है वो लीवर में हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को अगर पहले से कोई लीवर डिसफंक्शन है, चाहे लीवर फेल्योर है, चाहे लीवर फाइब्रोसिस है, चाहे किसी सिरोसिस है, तो उस पेशेंट में अगर हम क्लोरामफेनिकोल दे रहे हैं तो सबसे पहले इसका हम लोग अगर देना है तो डोज एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। डोज एडजस्टमेंट जो है ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो इसका और ज़्यादा मतलब हार्मफुल इफेक्ट शो हो जाएगा। और क्या होने लगेगा, वो अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होगा तो ये क्लोरामफेनिकोल बॉडी में प्रिसिपिटेट होगा और हाई अमाउंट में जाएगा, तो फिर ये हमारे माइटोकॉन्ड्रियल जो राइबोसोम है उसको अफेक्ट करेगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के, और फिर आपका जो कह रहा है ATP सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। तो उसके चलते अब बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आने वाला होगा, ठीक है। तो इसके लिए डोज एडजस्टमेंट करेंगे, जब भी अगर हमको हिपैटिक डिसफंक्शन है तो उसमें हमें डोज एडजस्टमेंट करना अनिवार्य है, जरूरी है। अब बात करते हैं जैसे मान लीजिए, और इसको हम ना अवॉइड करते हैं कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं तो उसमें हम लोग अवॉइड करते हैं उस मदर में, क्योंकि अगर जाता है, मान लीजिए इसको हम क्यों अवॉइड करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कि मान लीजिए कि ये वुमेन है, ठीक है, वो बर्थ कर रही है, और जैसे नियोनेट हुआ, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, ये नियोनेट है। और इस नियोनेट में क्या होता है कि नॉर्मली क्या है, मान लीजिए मदर उसको फीडिंग करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, लेकिन उस नियोनेट की कमी क्या है ना कि इसमें जो पहले बात करते हैं ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज इंजाइम नहीं होता है इसमें, नियोनेट्स में नहीं अभी बने रहते हैं पूरी तरह से, क्या नहीं है, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज इंजाइम ये नहीं होते हैं, ठीक है, चाहे लो कैपेसिटी ऑफ ग्लूकोनाइजेशन होता है। दूसरा बात कह सकते हैं कि उसका जो रीनल फंक्शन होता है वो अंडर डेवलप होता है, अंडर डेवलप्ड रीनल फंक्शन। तो दो कारण है, पहला बात कि अगर वो बच्चा दूध पिएगा तो उसके चलते क्या होगा कि उसका प्रॉपर तरह से ग्लूकोनाइजेशन नहीं होगा कि उसका एलिमिनेशन हो, ठीक, और जब एलिमिनेशन नहीं होगा तो उसका क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, बोन मैरो सप्रेशन, चाहे वो बोन मैरो सप्रेशन, अच्छा, इसकी जो साइड इफेक्ट है वो और बढ़ेगा, प्रेसिपिटेट होगा। और क्या है कि एलिमिनेशन अगर है, तो एलिमिनेशन की अगर बात करते हैं तो किडनी भी डेवलप नहीं है कि उसको एलिमिनेट करा दे। तो दो कारण के चलते क्या होगा कि इम्प्रॉपर और ग्लूकोनाइजेशन एंड अंडर डेवलप्ड रीनल फंक्शन के चलते इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ क्लोरामफेनिकोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चाहे नहीं होगा। तो इसके चलते उस क्लोरामफेनिकोल का क्या नहीं हो पाएगा, क्लोरामफेनिकोल क्या नहीं हो पाएगा, नो डिग्रेडेशन, नो डिटॉक्सिफिकेशन। तो जब ये दोनों नहीं हो पाएगा तो फिर ये क्या करेगा, शरीर में ये एक्यूमुलेट होगा, और जब ये एक्यूमुलेट होगा तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो प्रिसिपिटेट करेगा। जैसे अगर हम बात कर सकते हैं तो उस बच्चे में क्या करेगा, वो एक्यूमुलेट होगा, इंटरफेयर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम के साथ, तो बच्चे में क्या हो जाएगा,
कुछ सिम्टम्स जैसे कि मान लीजिए कि उसकी जो फीडिंग है वो पुअर हो जाएगी, पुअर फीडिंग शो होने लगेगा। फिर उसका ब्रीदिंग जो है वो डिप्रेस्ड हो जाएगी, डिप्रेस्ड ब्रीदिंग। फिर क्या होगा कि कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होंगे, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स का चांसेस है जो बढ़ जाएगा। दूसरी बात, और साइनोसिस सीवियर कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइनोसिस का भी चांसेस बढ़ जाएगा। और यही अगर साइनोसिस जब होता है तो बच्चा क्या होने लगता है, देखिए साइनोसिस के चलते ये बच्चा नीला पड़ने लगा, चाहे वो हल्का सा ब्लैक ब्लैक जैसे लग रहा है ना कि एकदम ब्लैक जैसा कुछ है, हल्का ब्लैक इस तरह, ठीक है। तो वो अगर ऐसा होता है कंडीशन बच्चा, ठीक है, तो ये क्या होता है नॉर्मली इसको हम कहते हैं कि ये इसका ज़्यादा अमाउंट में अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया को हैम्पर्ड किया है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम के प्रोटीन सिंथेसिस और एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट किया है, तो इसके चलते इस बच्चे को हम क्या कहेंगे, क्या सिम्टम्स आता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम ये हमें दिखता है किसमें, क्लोरामफेनिकोल में, ठीक। ये इसका सिस्टमिक साइड इफेक्ट, तो अगर मान लीजिए कि वही बात है कि बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं, अगर मदर ली है उस ड्रग्स को, तो वो क्रॉस कर सकता है और बच्चे में जा सकता है। तो बच्चे में अगर जाएगा न्यूनेट्स में तो ये सब सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बच्चे में। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं प्रेग्नेंट मदर में, और चाहे हम बात कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर में। दूसरी बात, अगर एडवर्स इफेक्ट की एक और बात करते हैं तो वो नॉर्मली एनीमिया शो करता है। एनीमिया जैसे कि हम कह सकते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया, ये हीमोलाइटिक एनीमिया शो करता है। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है पहले से G6PD डिफिशियंसी है, ठीक है, और G6PD डिफिशियंसी के चलते ये क्या हो रहा है, ठीक है, और ये अपना जो साइड इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा शो कर रहा है, बोन मैरो सप्रेशन है, तो एनीमिया भी कारण बन रहा है। और या कह सकते हैं एप्लास्टिक एनीमिया का ये कारण बनाता है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि मान लीजिए कि अगर जैसे कोई महिला अगर इसको ले रही है, कोई फीमेल अगर इस मेडिसिन को ले रही है, तो नॉर्मली अगर मान लीजिए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जब वो ले रही है तो उसका जो नॉर्मल जो फ्लोरा है, जैसे वेजाइनल फ्लोरा है, ओरल फ्लोरा है, तो उस चीज़ को वो क्या करेगा, सप्रेस करेगा और उसको अफेक्टेड करेगा। तो जब वो अफेक्ट करेगा तो वहाँ पे जो चांसेस है ओरल और वेजाइनल कैंडिडियासिस का चांसेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए भी ये हम मतलब देना नहीं चाहते। और इसके ऊपर हम समझाए ही थे ग्रे बेबी सिंड्रोम के बारे में कि इसमें ग्रे बेबी सिंड्रोम का भी सिम्टम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, ठीक। इसके में हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन। अब मान लीजिए कि ये जो भी है, जो मेडिसिन है, ये मेटाबोलाइज कहाँ हो रहा है, ग्लूकरनाइजेशन कहाँ हो रहा है, लीवर में। तो अगर लीवर में और भी ड्रग्स हैं जो ग्लूकरनाइड होंगे तो उसको तो ये अफेक्ट करेगा। तो मान लीजिए कि ये जैसे ये क्लोरामफेनिकोल है, जैसे अगर हम देते हैं उसको, मान लीजिए ये है क्लोरामफेनिकोल, जैसे हम दिए तो वो इनहिबिट कर देता है किसका मेटाबॉलिज्म, इट कैन इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म कम कर देगा। चाहे अगर पेशेंट कोई फेनिटोइन ले रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म क्या कर देगा, कम कर देगा। जब इसकी मेटाबॉलिज्म कम होगा तो जो कंसंट्रेशन है इसका क्या हो जाएगा, ब्लड सीरम में चाहे ब्लड में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन, और ये अपना जो पोटेंशिएट इट्स इफेक्ट और अपने जो इनका फंक्शन है वो अपने प्रिसिपिटेट करेंगे साइड इफेक्ट। अब इसके चलते जो साइड इफेक्ट होना होगा वो अब ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये है ड्रग इंटरेक्शन जो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ये पिक्चर आप याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और ग्रे बेबी सिंड्रोम ये इम्पॉर्टेंट है। और साइड इफ़ेक्ट के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो हम बस ऐसे याद रख लीजिए, बोन मैरो सप्रेशन, ग्रे बेबी सिंड्रोम, और याद कर सकते हैं कैंडिडियासिस, ओरल और वेजाइनल, ठीक, और एनीमिया। ये है इसका साइड इफ़ेक्ट, इम्पॉर्टेंट है।
ये साइड इफेक्ट ज़्यादा आता है। जब भी क्वेश्चन अगर ज़्यादातर आया है तो ये बोन मैरो सप्रेशन और ग्रे बेबी सिंड्रोम, इसके बेसिस पे ये ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा सिम्टम, ऐसे मतलब साइड इफेक्ट आ रहा है तो कौन सा ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ देख सकते हैं। अगर बात करते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम का, जो क्या क्या फीचर्स आएंगे पेशेंट में, अगर बच्चा को अगर ऐसा हो रहा है तो क्या क्या फीचर्स आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। पेशेंट को वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, फिर पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा, तो फ्लूइड लॉस के चलते क्या होगा कि बच्चे को ये चांसेस है, शॉक का चांसेस हो जाएगा, फ्लैसिडिटी का चांसेस जो है वो भी बढ़ेगा। फिर कोलैप्स होने का, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स का भी चांसेस क्या है, मतलब इन्हांस हो जाता है, और इस पेशेंट में हाइपोथर्मिया का भी सिम्टम्स मिलता है। तो ये है सिम्टम्स ऑफ व्हाट, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है। और अभी के हिसाब से अगर बात करते हैं तो कहाँ यूज करते हैं, अगर सेफ्ट्राइजोन रेजिस्टेंट मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया है तो उसमें हम इसको क्लोरामफेनिकोल को यूज कर सकते हैं, और अभी के मार्केट में ये इसको हटा दिया गया है। और एक सवाल अगर आ सकता है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस किसका हुआ करता था, तो आपको सिर्फ याद रख लेना है, इट वॉज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर व्हाट, एंटेरिक फीवर। Thanks for watching, and please keep support, and please do like and subscribe and share my video with your friends. Thank you for watching.